नमस्कार बच्चों, ये 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है, भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हमें फिज़िक्स के बारे में चर्चा करने को मिलता है। ठीक है, तो फिज़िक्स में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भौतिक जगत में हमें बताया जाता है। ठीक है, तो एक सिंबॉलिक भाषा है आपका, इसको बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज ये 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है। ठीक है, इस लैंग्वेज का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति, और प्रकृति का मतलब होता है फिजिक्स। भौतिकी। ठीक है, तो भौतिकी जो वर्ड है ये हमें इससे मिलता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर, और नेचर का मतलब होता है फिजिक्स, भौतिकी। तो सबसे पहला हेडलाइन दे करके लिखे हम लोग भौतिकी फिजिक्स। एरो मार के लिखिए प्रकृति और उनकी घटनाओं और उनकी घटनाओं के बारे में जानना ही भौतिकी कहलाता है। ठीक है, प्रकृति और उनकी घटनाओं के बारे में जानना ही भौतिकी कहलाता है। तो प्रकृति क्या है, ये सुबह कैसे होती है, रात कैसे होती है, दिन कैसे होती है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका फिजिक्स कहलाता है। ये तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ये आसमान काला क्यों दिखाई पड़ता है, दिन में आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, सूर्य उदय कैसे होता है, सूर्य अस्त कैसे होता है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, आपका फिजिक्स। ठीक है, यानी प्रकृति और उनकी घटनाओं के बारे में जानना फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का डेफिनेशन। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 यानी भौतिक जगत में हमें फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है ना आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है राशि। क्वांटिटी। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसे अवयव जिसे किसी स्केल की सहायता से
मापा जा सके या नहीं मापा जा सके वह राशि कहलाता है। वह राशि कहलाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया, वैसे अवयव जिससे किसी स्केल की सहायता से मापा जा सके या नहीं मापा जा सके। अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। इसका अर्थ होता है पदार्थ, संसार की वस्तुएं। कोई अंक हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, किसी की भावना हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मास। ठीक है, इसे हम तराजू से माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राशि। लंबाई, इसे हम फीता की मदद से हम लोग माप सकते हैं। अगला एग्जांपल है आपका समय, टाइम। इसे भी हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं सेकेंड में। ठीक है, अगला आपका है खुशी। हैप्पीनेस। क्या हम इसे किसी औजार की मदद से माप सकते हैं क्या, कि कोई व्यक्ति कितना खुशी है? नहीं मेजर कर सकते। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? राशि कहलाएगा ये भी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। गम, सौरो। इसे भी हम किसी स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना दुखी है, हम इसे किसी भी औजार की सहायता से, किसी भी यंत्र की सहायता से नहीं बता सकते। कोई व्यक्ति कितना दुखी है, कोई व्यक्ति कितना खुशी है, हम नहीं पता कर सकते। कोई व्यक्ति कितना दुखी है, ठीक है, ETC। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रही है, सारे के सारे क्या है? आपका राशि है। अगला एरो मार्क करके लिखें। राशि दो भागों में, राशि को दो भागों में बांटा गया है। राशि को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग। मापन के आधार पे, मापन के आधार पर। ठीक है, मापन के आधार पे हमारे राशि को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका गैर भौतिक राशि, यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है आपका भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो राशि को दो भागों में बांटा गया है मापन के आधार पे। पहला है आपका गैर भौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका मापन के आधार पे। राशि को दो और भागों में बांटा गया, वो है दिशा के आधार पे। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, तो आप लोग पहला हेडलाइन दे करके लिखिए गैर भौतिक राशि। तो हेडलाइन दे करके लिखिए गैर भौतिक राशि।
नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसके नीचे एरो मार्क करके लिखिए वैसे राशि जिसे किसी स्केल की सहायता से नहीं मापा जा सके। और जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन नहीं करता हो, गैर भौतिक राशि कहलाता है। गैर भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक दो ठो देख लेते हैं। खुशी दूसरा एग्जाम्पल है, यानी कि खुशी हम इसे किसी स्केल की सहायता से नहीं मेजर कर सकते हैं, और ना ही कोई व्यक्ति कितना खुश है इससे हम किसी भी भौतिक जगत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भौतिक जगत कितना खुश है, या कोई व्यक्ति कितना गम में है इसे हम किसी स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हैं, और भौतिक जगत के नियमों का वर्णन नहीं करता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे आज पूरा आंधी बारिश आया और मेरा घर का छतें उड़ गया, ठीक है, और हम एकदम गम में बैठे हुए हैं, पूरी तरह से गम में बैठे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारा चेहरा देखेगा कि ये बंदा गम में बैठा हुआ, तो क्या उस गम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितनी बारिश हुई है, कितनी ml बारिश हुई है, कितना रफ्तार से तूफ़ान चला है? क्या उसका अंदाज़ा लगा सकता है? क्या नहीं लगा सकता। ठीक है, हम कितने भी गम में रहें या कितने भी खुशी में रहें, इससे हम भौतिक जगत के नियमों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। किसी को हम 5 फैट मार देंगे, वो बंदा दुखी है, कितना दुखी है कैसे मेजर कर सकते हैं? कि तीसरा बंदा अगर आएगा तो उसके चेहरे के हाव भाव से नहीं न पता कर सकते उसको कितना मार पड़ा है, ठीक है, कितना संख्या में उसको चोट लगा है, ये नहीं न पता कर सकता है। तो ये भौतिक जगत के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, आपका गैर भौतिक राशि कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दुखी, ठीक है, उसके बाद है गम, गम तो लिखवे किए, दर्द, ठीक है, ये सब आपका एग्जाम्पल है ETC गैर भौतिक राशि के। ठीक है, अगला हेडलाइन दे करके लिखिए भौतिक राशि। तो इसके नीचे एरो मार्कर लिखिए, इसका डिफिनेशन, वैसे राशि जिसे किसी स्केल की सहायता से मापा जा सके और जो भौतिक जगत के नियमों का
वर्णन करता हो भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, वैसे राशि जिसे किसी स्केल की सहायता से मापा जा सके और जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन करता हो भौतिक राशि कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, द्रव्यमान, इसे हम तराजू से माप सकते हैं आसानी से। ठीक है, मार्केट जाते हैं तो हम कोई भी सब्ज़ी लेते हैं, कोई भी फल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम द्रव्यमान में लेते हैं, 1 केजी दो, 2 केजी दो, 4 केजी दो। ठीक है, तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगला है आपका लंबाई। ठीक है, इसे भी हम स्केल के सहायता से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका समय, बल। ठीक है, इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या है, आपका भौतिक राशि कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एरो मार्क लिखिए, भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका मूल राशि या आधारी राशि, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। या बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है व्युत्पन्न राशि। डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मूल राशि या आधारी राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं इसको। उसके बाद है आपका दूसरा व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप लोग पहला हेडलाइन दे करके लिखिए, मूल राशि या आधारी राशि। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, वैसे भौतिक राशि जो स्वतंत्र रूप में होते हो उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है, वैसे भौतिक राशि जो स्वतंत्र रूप में होते हो उसे मूल राशि कहते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र रूप आप लोग देखना है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगला एरो मार करके लिखिए, मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर है आपका
द्रव्यमान मास, इसका जो मात्रक यूनिट्स इधर लिखिएगा, बीमा डायमेंशन, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, मात्रक बीमा ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान मास, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसको सिंबॉलिक रूप में केजी यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो बीमा होता है कैपिटल एम, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, बीमा के बारे में, तब बेहतर तरीके से जानिएगा, और मात्रक के बारे में भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये सब लिखिए, याद कर लीजिएगा। दूसरा है आपका लंबाई, लेंथ, इसका मात्रक होता है मीटर, इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा कैपिटल एल, लेंथ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका समय, टाइम, इसको हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, स्मॉल एस से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल टी। इसको बड़ी ब्रैकेट में भर दिए, ठीक है। चौथा नंबर में हो जाएगा आपका तापमान, टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन, कैपिटल के से सूचित किया जाता है। इसका जब बीमा होता है कैपिटल के। उसके बाद 5वां नंबर में है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इसका मात्रक होता है एम्पियर, कैपिटल ए या कैपिटल आई से इसको सूचित करते हैं, ये होता है आपका कैपिटल ए या कैपिटल आई, कहीं कहीं देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर में आपका ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसको CD से सूचित करते हैं, CD। उसके बाद लास्ट है आपका पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल से सूचित करते हैं, मात्रा किसका होता है मोल, इसको लिखते हैं mol, ठीक है, इसका बीमा। तो ये आपका 7 मूल राशि है जो कि स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, इसमें कोई भी अदर राशि नहीं है, जैसे kg, इसमें कोई अदर मात्रक नहीं है, मीटर हो गया, इसमें कोई अदर मात्रक नहीं है, सेकेंड हो गया,
केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके मूल राशि है, यानी आधारी राशि बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आप लोगों को कर देते हैं। ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी क्या है और पदार्थ की मात्रा मोल ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो पहले के ज़माने में जब ये बिजली बत्ती लाइट वगैरह सब नहीं हुआ करता था, तो उस समय जो रोशनी का प्रबंध किया जाता था वो कैंडल यानी मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता उस समय रोशनी के लिए। ठीक है, तो उसी से कंपेयर किया जाता है हर एक प्रकार के रोशनी को। जैसे एक कैंडल का जितना भी रोशनी होती है उसी से कंपेयर किया जाए। जैसे आपका पहले के युग में लालटेन होता था, लैंप होता था, तो लैंप जैसे एक एग्जांपल के तौर पे उसमें उससे जो है ना, मान लेते हैं 10 कैंडल के बराबर एक लैंप रोशनी कर रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, यानी 10 कैंडल जितना रोशनी करेगा उतना ही रोशनी एक लैंप आपका कर देगा। तो यहाँ पर लैंप का जो मतलब रोशनी का जो तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, उसका कितना हो जाएगा 10 कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कोई बल्ब है 9 वाट का, वो मान लेते हैं 100 मोमबत्ती के बराबर रोशनी करे तो उसका जो ज्योति तीव्रता हो जाएगा 100 कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मोमबत्ती से मेजर मतलब मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसी से हम लोग ज्योति तीव्रता यानी कि उसको मापा जाता है कैंडल के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद है आपका अगला पदार्थ की मात्रा मोल ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है ना कि कोई भी पदार्थ 1 ग्राम में कितनी मोलिक्यूल्स हो सकती है, ठीक है, उसकी ये संख्या बताती है। ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ हो 1 ग्राम, कोई सा भी पदार्थ हो, उसमें कणों की संख्या, छोटे छोटे कणों की संख्या, छोटे छोटे पार्टिकलों की संख्या कितनी हो सकती है उसका ये मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल बराबर होता है आपका 6.022 गुना 10 पर पावर 23 गुना 10 पर पावर 23 कण लिख सकते हो या आयन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23, इसको 2 होता है। ठीक है, इतना कण या आयंस होता है। ठीक, उसके बाद आगे है आपका मूल पूरक राशि। मूल पूरक राशि, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये आपका मूल पूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपका तलीय कोण, प्लेन एंगल, और दूसरा है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो तलीय कोण जो है आपका ये 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल आप लोग समझिए, जो तलीय कोण है आपका 2 डायमेंशन होता है, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। और आपका जो घन कोण है इसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसको बोलते हैं 3D। ठीक है, तो एक फिगर बनाते हैं, जैसे एक वृत्त का केंद्र है और एक हमने उसका एक हिस्सा काट लिया, ये
ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये थीटा है। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं तलीय कोण। तलीय कोण ये है आपका चाप, ठीक है, और ये है आपका त्रिज्या, यानी इसको आर बोलेंगे, चाप को नाम दे देते हैं ए और बी, ए बी, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा, ये केंद्र बिंदु ओ है, ठीक है। तो तलीय कोण में हमें दो डायमेंशन मिलता है, एक होता है आपका लंबाई और एक होता है चौड़ाई। जैसे कोई वृत्त हो गया, इससे वृत्त हमारा 2D है, लंबाई है चौड़ाई, या कोई आपका वर्ग है, वर्ग के कोनों पर जो एंगल बनता है, या आयत के कोनों पर जो एंगल बनता है ऐसे करके, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 डायमेंशन है, यानी लंबाई है और इसमें क्या है, चौड़ाई है। कोई आपका त्रिभुज हो गया, उसमें भी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। ये सब क्या है आपका, बढ़िया से लिख देते हैं, जैसे ये आपका आयत हो गया, ये जो एंगल बन रहा है आपका थीटा, ये क्या है आपका तलीय कोण है, ठीक है। जैसे कि कोई त्रिभुज है, उसके कोण जो बन रहे हैं वो क्या है, तलीय कोण है। ए बी सी, कोण ए आपका क्या है, तलीय कोण है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तलीय कोण। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर थीटा का मान इसके आधार से चलते हैं, तो आपका हो जाएगा चाप, यानी ए बी बटे त्रिज्या आर, ठीक है। तो चाप को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसका जो मात्रक होगा मीटर, उसके बाद रेडियस यानी त्रिज्या को भी मेजर किस में करते हैं, मीटर में। इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो मात्रक है, यानी इसका बीमा जो है नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग अगला एरो मार्क करके लिखे तलीय कोण, यानी तलीय कोण का मात्रक एसआई मात्रक, मात्रक रेडियन, रेडियन होता है, ठीक। एसआई मात्रक, इसके बारे में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तलीय कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। अगला एरो मार के लिखिएगा, तलीय कोण की बीमा नहीं होती है, ठीक है। इसका कोई बीमा नहीं होता है, तलीय कोण यानी इसका कोई बीमा नहीं होता है। इसको जनरली तौर पर डिग्री में मापा जाता है। तो जो थीटा का मान मिनिमम हो सकता है संभवतः 0 डिग्री या 0 रेडियन, ठीक है। और थीटा का मान, ये जो थीटा का मान है, या तो 0 डिग्री हो सकता है, या तो मैक्सिमम में मैक्सिमम में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन हो सकता है, ठीक है। 2 पाई रेडियन होता है। यानी तलीय कोण का जो मिनिमम मान होता है वो 0 डिग्री होता है और मैक्सिमम मान 360 डिग्री होता है। और तलीय कोण का जो मिनिमम मान रेडियन में होता है वो होता है 0 रेडियन और मैक्सिमम में 2 पाई रेडियन। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ये आपका कन्वर्जन करने का तरीका है। 180 डिग्री बराबर क्या है आपका पाई रेडियन। तो इससे चाहो आप जितने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट सकते हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका तलीय कोण, ठीक है।
उसके बाद है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशनल होता है। जैसे कोई शंकु हो गया, छाता का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जो एंगल है उसको ये इस तरह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको बोल देते हैं फाई। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये आपका फाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाई है इसको हम लोग बोलेंगे घन कोण। ठीक है, यानी कि जो 3 डायमेंशनल हो उसको बोलते हैं हम लोग घन कोण। जैसे छाता का जो ऊपर वाला पोजीशन होता है वहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है वो 3 डायमेंशन होता है। जैसे शंकु का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो 3 डायमेंशन होता है। जैसे आपका हैप्पी बर्थडे मनाने वाला जो टोपी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो जो इस तरह से होता है, वो क्या होता है आपका घन कोण होता है। वहाँ पर जितना भी एंगल बनता है वो क्या होता है बाबू, घन कोण होता है। तो ये हो जाएगा आपका फाई का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा इसका, ये जो आगे वाला पोजीशन है। ठीक है, जैसे ये शंकु है, जैसे ये टोपी है। ठीक है, तो इसका यहाँ वाला जो हिस्सा होगा ये सर्कल के तरह बनेगा, यानी वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल बटे ये जो रेडियस है ये इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको हम लोग आर बोल दें त्रिज्या को, और क्षेत्रफल को ए बोल दें। ये हो जाएगा आपका ए बटे आर स्क्वायर। अब आप लोग बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, और उस पर स्क्वायर लगाते ही वो भी हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमको मिलेगा 1 का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जो घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अगला एरो मार के लिखिएगा, घन कोण की बीमा नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई बीमा नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं फाई का मिनिमम मान कितना होगा, अगर डिग्री का बात करेंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या रेडियन का बात करेंगे तो 0 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 0 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन 0 स्टेरेडियन। ठीक है, अगर हम फाई का मैक्सिमम वैल्यू देखें, यानी कि अगर मान लेते हैं एक छाता का एग्जांपल लेते हैं, छाता को पूरी तरह से मोड़ दो तो वहाँ पर जो एक मतलब वहाँ पर जो कोण बनेगा ऊपरला हिस्सा में वो 0 डिग्री बनेगा या तो 0 स्टेरेडियन बनेगा। और छाता को मोड़ करके पूरा पलट कर दो, मतलब आंधी में जैसे ना पलट जाता है फिर से, तो वहाँ पर जो आपका मैक्सिमम कोण बनता है वो होता है 720 डिग्री या
4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है। तो फाई का मिनिमम मान आपका डिग्री में है 0 डिग्री और मैक्सिमम मान है फाई का यानी घन कोण का मान है 720 डिग्री। और अगर देखा जाए स्टेरेडियन में 0 स्टेरेडियन और 4 पाई स्टेरेडियन है। यानी छाता के एग्जांपल से आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, जब छाता पूरा तरह से समेट के मतलब पैकेट में रहता है तो उसमें जो एंगल बनता है छाता का 0 डिग्री बनेगा। और जैसे उसको आंधी बारिश है तो एक बार ऐसे खोलें, उसका पूरा अगर पलट जाएगा, ऐसे करके पलट जाता है, ठीक, कटोरी की तरह बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटल कुल एंगल हो जाएगा आपका 720 डिग्री हो जाएगा, यानी 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये है आपका मूल पूरक राशि। ठीक है। आगे आप लोग हेडलाइन देकर लिखिए। दूसरा नंबर में व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें एरो मार करके लिखिए इसका डेफिनेशन। वैसे भौतिक राशि जो एक या एक से अधिक मूल राशि से मिलकर बना हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है। वैसे भौतिक राशि जो एक या एक से अधिक मूल राशि से मिलकर बना हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगला एरो मार करके लिखिएगा। व्युत्पन्न राशि को मूल राशि पर निर्भर करता है, मूल राशि पर निर्भर करता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर तरीके से कि व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी है। व्युत्पन्न राशि बहुत सारी है, बहुत सारी, इसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है। तो कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। इस पर सवाल भी आता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे और आपका बोर्ड लेवल पे। पहला नंबर आप लोग देख करके लिखिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लंबाई जो है आपका मूल राशि है, चौड़ाई भी आपका क्या है, मूल राशि है। ठीक है। तो इसका जो मात्रक है, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले 7 राशि देखे हैं जिसमें आपका लंबाई भी आता है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। ठीक है। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, ये हो गया लंबाई आपका, ये हो गया चौड़ाई, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा गुना मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जो ये जो मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल का मात्रक हो गया।
ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। जो ये मीटर स्क्वायर है ये दो मूल राशि से मिल कर के बना है, ठीक है। तो ये जो मीटर स्क्वायर है यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो दो मूल राशि से मिल कर के बना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, व्युत्पन्न राशि। दूसरा नंबर एग्जांपल देखते हैं, आयतन। आयतन आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बोलो या मोटाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर गुना चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। यानी हम ये सबको किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ऊंचाई को भी, यानी 10 फीट ऊंचा है कोई, 10 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, उसको भी हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर पर 3 पावर। तो आयतन का जो मात्रक है वो है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो मीटर क्यूब है ये आपका मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है। यानी आयतन का मात्रक मूल राशि से मिलकर के बना है। तो ये कौन सी राशि कहलाएगा आपका, आयतन व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्षेत्रफल भी आपका क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आयतन भी क्या है आपका, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। यानी एक या एक से अधिक मूल राशि से मिलकर के बना है, ठीक है। तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। बल, यानी ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुना त्वरण। ये सबसे पहले समझते हैं हम लोग त्वरण या वेग। ये होता है आपका विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी दूरी, ठीक है। इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ठीक है। और समय को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, ठीक है। तो इसका जो वेग का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड पर -1 पावर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वेग का मात्रक। अब आप बता सकते हो, देखो वेग का जो मात्रक है वो मीटर और बटे सेकेंड है। यानी ये मीटर क्या है, मूल राशि है, समय यानी सेकेंड भी क्या है, मूल राशि है। दो मूल राशि के डिवीजन से जो बना है आपका, क्या बना है, वेग का मात्रक। तो वेग यहाँ पर क्या हो गया आपका, व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है। यानी कि एक या एक से अधिक मूल राशि से मिल करके बना है आपका वेग का मात्रक। तो वेग हो गया आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक है। चौथा नंबर एग्जाम्पल लिखिए, त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन, ये होता है वेग में परिवर्तन। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में ही। वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है। वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रा क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में लिखे हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर s पर -1 पावर बटे समय में परिवर्तन। ये वेग बटे समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर s पर -2 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक मूल राशि से मिल करके बना है आपका त्वरण का मात्रक। तो त्वरण आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। चौथा नंबर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बल यानी फोर्स। ये होता है आपका द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, ठीक। उसके बाद त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका द्रव्यमान, सॉरी, ये हो गया आपका बल का मात्रक। तो बल का जो मात्रक है कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो बल होगा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, हम लोग जब बल यानी कि गति काइनेटिक्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें बल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और बेहतर तरीके से। 5वां नंबर में है आपका संवेग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ये होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और गुना वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का जो मात्रक है वो कई सारी मूल राशि से मिल करके बना है, तो संवेग आपका हो गया व्युत्पन्न राशि। 6ठा नंबर में हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ये होता है इसका फॉर्मूला 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ये तो आपका नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, उसके बाद गुना वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो यह जगह मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको हल आप लोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर -2 पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा का मात्रक, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल कहते हैं। यानी कि ये जो है वो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है ये कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो आपका गतिज राशि हो गया व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 7वां नंबर दाब, यानी इसको बोलते हैं प्रेशर। ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बल का मात्रक होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर 3 पावर और एस पर -2 पावर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दाब का मात्रक। ठीक, ये दाब का मात्रक जो है कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो ये हो गया आपका दाब व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ठीक है, 8वां नंबर में आप लोग लिखिएगा कार्य। ये होता है आपका बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल का मात्रक होता है आप लोग जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब गुना विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। विस्थापन यानी विस्थापन के बारे में और विशेष चर्चा करेंगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ाने लगेंगे आपका 3रा नंबर चैप्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कार्य का मात्रक। कार्य का जो मात्रक है कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो आपका कार्य क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है,
9वां नंबर में लिखिए आप लोग शक्ति। शक्ति ये होता है आपका कार्य बटे समय, ठीक है। अच्छा, ये जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका ये बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, इसको या एक और मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, या इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका और एक मात्रक हो जाएगा आपका, देखो इसको हम लोग बोल देंगे न्यूटन बल का मात्रक, ठीक है, और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मात्रक है कई सारी मूल राशि से मिल करके बना है, तो ये सब क्या हो गया आपका व्युत्पन्न राशि हो गई। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, तो ये हो जाएगा कार्य का मात्रक होता है आपका ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2 बटे समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड होता है, तो इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और एस पर -3 पावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका शक्ति का मात्रक, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या वाट, इसको क्या बोलते हैं वाट, यानी शक्ति का मात्रक। ये जो शक्ति का मात्रक कई सारे मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इस पे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 10वां नंबर घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका केजी और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा केजी मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनत्व का मात्रक, ठीक है। तो घनत्व का मात्रक जो है कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो ये हो गया आपका घनत्व व्युत्पन्न राशि हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आवेग, इम्पल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है बल गुना समय, ठीक है। बल का मात्रक होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन भी बोलते हैं हम लोग, और गुना सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर सेकेंड पर -1 पावर, ठीक है। गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, इस पर पावर क्या है 1 है, इस पर पावर -2 है, तो गुना में पावर क्या है जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 पावर, तो हो जाएगा आपका आवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आवेग का जो मात्रक कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो ये हो गया आपका आवेग व्युत्पन्न राशि, या इसको हम लोग दूसरा मात्रक बोलते हैं हम लोग बल का मात्रक न्यूटन सेकेंड, ठीक है। न्यूटन सेकेंड होता है आवेग का मात्रक। उसके बाद 12 नंबर एक और देख लेते हैं एग्जांपल, आपका हो जाएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। ये होता है आपका बल गुना दूरी, बल गुना दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आप लोग जानते हो बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, गुना दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं मीटर में मापते हैं, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर
गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो मीटर स्क्वायर और सेकंड पर -2 पावर। तो ये जो हो गया आपका बल आघूर्ण का मात्रक हो गया। तो बल आघूर्ण का मात्रक कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि। कई सारी मूल राशि, द्रव्यमान क्या है आपका मूल राशि, मीटर क्या है आपका मूल राशि है, सेकंड समय क्या है आपका मूल राशि, ये सब क्या है मूल राशि से मिल करके ही तो बना हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका व्युत्पन्न राशि। ठीक, आगे हम लोग कुछ दूरियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अति सूक्ष्म दूरियाँ, तो सबसे छोटी दूरी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यानी 1 cm बराबर हो जाएगा 10⁻² मीटर। उसके बाद दूसरा में हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर यानी mm बराबर 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर μm बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर nm बराबर हो जाएगा आपका 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर pm बराबर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻15 मीटर यानी fm। 1 एंगस्ट्रम यानी a पर पावर डिग्री यानी 0 बराबर हो जाएगा आपका 10⁻10 मीटर। ठीक, तो खगोलीय बहुत अधिक दूरी के लिए कुछ देख लेते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी वो हो जाएगा आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, यानी 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी है ये। ठीक है, उसके बाद आगे है 1 पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, उसके बाद 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। पारसेक क्या होता है कि 1 प्रकाश वर्ष दूरी का एक चाप जिसकी लंबाई इतना हो, इतना मीटर है। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितना कोण बनाती है उसको बोलते हैं पारसेक। ठीक, उसके बाद तीसरा में है खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AU। 1 AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद है बड़े द्रव्यमान के लिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। उसके बाद है 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। उसके बाद है 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल यानी 1000 kg। उसके बाद 12 इंच बराबर है 1 फीट होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 3.3 फीट होता है। उसके बाद 1 kg बराबर 2.2 पाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अति सूक्ष्म परमाणुीय द्रव्यमानों के लिए, यानी परमाणु के लेवल पर जो द्रव्यमान जो मापा जाता है वो होता है आपका परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं उसको। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो चलिए आगे एक क्वेश्चन है आपका द्रव्यमान यानी मास और भार वेट में क्या अंतर है उसको बताना है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो द्रव्यमान यानी मास और एक दूसरी तरफ लिखे हैं भार वेट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ की मात्रा, कोई सा भी पदार्थ हो उसका जो मात्रा है, उसका जो क्वांटिटी है वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, यानी पदार्थ की मात्रा क्या होता है, वो कणों की संख्या, आयनों की संख्या। ठीक है, वो आयनों की संख्या है आपका क्या, द्रव्यमान, यानी कणों की संख्या क्या है आपका द्रव्यमान। ठीक है, इसमें क्या है, जिस गुरुत्वीय बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, कोई सा भी वस्तु है, जैसे हम उसको ऐसे करके छोड़ेंगे तो पृथ्वी अपनी की तरफ खींचेगा, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचेगा।
तो वो जिस बल से किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, उसको हम लोग कहते हैं भार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है। कैसे देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होती है क्योंकि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कणों की संख्या से मिलकर बना होता है, आयनों की संख्या से मिलकर के बना होता है। मान लेते हैं एक वस्तु है मेरे पास, जो हमारे पेन है, ये बहुत सारे छोटे छोटे कण मिल करके ये पूरा का पूरा पेन तैयार हुआ है। अब देखिए, इसको अगर हम मान लेते हैं यहाँ से किसी दूसरे देश में लेके चले जाते हैं, मान लेते हैं हम रूस लेके चले जाते हैं, तो क्या इस पेन में कणों की संख्या में बदलाव आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। अगर पेन के कणों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा तो द्रव्यमान में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। ठीक है। हम इस पेन को लेके चले जाते हैं चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जब इस पेन को लेके जाएंगे तो इसमें जो छोटे छोटे कण मिल करके जो पेन तैयार हुआ है, क्या उस छोटे छोटे कणों में बदलाव आ जाएगा? क्या वो कण बढ़ जाएंगे? क्या वो कण घट जाएंगे? क्या कुछ नहीं होने वाला। चंद्रमा पर लेके जाने के बाद भी इसके कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसका कण क्या होंगे? समान होंगे। तो इसका अगर कणों की संख्या समान होगा तो वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होगा? समान होगा प्रत्येक जगह पे। ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं भार में, परंतु वस्तु का भार प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न होती है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि जब वस्तु का भार जो है ना, पृथ्वी अपनी तरफ हर एक वस्तु को जो खींचती है, वो जगह बदलने पर उसका जो खिंचाव बल है यानी गुरुत्वीय बल है वो बदल जाती है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर है बिहार में, तो बिहार में जो खिंचाव बल है वो आपका ज़्यादा है, तो वस्तु का भार यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जैसे चले जाते हैं हम लोग जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा, वहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, वहाँ पर जो किसी वस्तु का जो खिंचाव शक्ति है वो कम है। ठीक है। वहाँ पर जो वस्तु का जो खिंचाव शक्ति है वहाँ पर क्या है? कम है। तो वहाँ पर जैसे हम इसी पेन को श्रीहरिकोटा में लेकर जाएंगे, वहाँ पर तौलेंगे ना, तो वहाँ पर इसका वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वस्तु का भार क्या है? मतलब कि वहाँ पर खिंचाव शक्ति क्या है? कम हो जाता है। इसीलिए वहाँ से रॉकेट लॉन्च ऊपर लेके जाता है, मतलब रॉकेट लॉन्च किया जाता है वहाँ पर से। ठीक है। ताकि जो रॉकेट बहुत वजनदार होता है तो उसका जो द्रव्यमान कम हो, ताकि कम फ्यूल में ही ऊपर रॉकेट भेजा जा सके अंतरिक्ष में। तो जगह बदलने पर क्या होता है? भार क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है। ये टोटली जो है ना खिंचाव बल पर निर्भर करता है आपका भार, लेकिन ये जो है ना द्रव्यमान आपका कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला है आपका तीसरा नंबर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे हम केजी में मापते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसमें भार में, इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। यानी भार क्या है? एक प्रकार का बल है, और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है। न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक है। इसका मात्रक देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। इसके बारे में हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये W बराबर होता है m/g। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। तो अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर में आपका द्रव्यमान के बारे में, यह अदिश राशि होता है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट में, मान लेते हैं 5 केजी हमने आलू लेने गए, तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी बोलते हैं 5 केजी हमको आलू दो पूरब की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग। तो यहाँ पर ये क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या होता है? अदिश राशि, क्योंकि हमको द्रव्यमान में हमको दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु ये भार के बारे में जैसे आते हैं, तो ये भार आपका सदिश राशि है। भार यानी क्या है? बल है, और बल को दिशा चाहिए। ठीक है। बल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए। ठीक है। जैसे एक बंद पड़ा हुआ गाड़ी कोई ढलान पर खड़ा है तो उसको स्टार्ट करना है, तो
बल उस पर आरोपित करेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में हम उसको धक्का मारेंगे तो गाड़ी क्या होगा, स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम बल कहीं से भी लगाना चालू कर देंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा धक्का देने पर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बल के लिए क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो इसीलिए वो क्या होगा, आपका सदिश राशि हो जाता है। आपका बल यानी कि भार आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो अगला एक लास्ट है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी खिंचाव बल का मान अगर 0 हो जाए तो द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं हम चले जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, जहाँ पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है, तो क्या इसका द्रव्यमान में बदलाव आएगा, क्या नहीं आएगा। क्या मतलब कि कणों की संख्या में कोई बदलाव आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसका द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका द्रव्यमान 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर द्रव्यमान निर्भर नहीं करती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इसमें चलते हैं भार में। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने पर भार का मान भी शून्य हो जाता है। जी का मान यदि 0 होगा तो वेट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग चलते हैं स्पेस में, आप लोग देखेंगे जैसे जाता है वहाँ पर बोला जाता है कि आदमी एकदम हवा मतलब निर्वात में जैसे चला जाता है ना, तो वहाँ पर जब जी का मान 0 हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, यानी पृथ्वी के खिंचाव बल का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो ऐसे तैरने लगता है एकदम पूरा स्पेस में। हर एक चीज़, जैसे इसको पेन को वहाँ पर रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर वहाँ पर खाली स्थिर रहेगा, इसी तरह से रहता है वहाँ पर स्पेस में। ठीक है, तो वहाँ पर जी का मान जैसे 0 होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का भार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपका W बराबर m/g। जी का मान 0 रखोगे तो W का मान हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी वेट का मान हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि टोटली बात यह है कि भार जो है गुरुत्वात्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। उसके बाद आगे आप लोगों का है बीमा। ठीक है, तो बीमा के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।